एक गरीब रिक्शे वाला अपनी बीवी को पढ़ा लिखा कर डीएसपी बनाता है, मगर जब बीवी ओहदे पर पहुंचती है तो अपनी पहचान तक भूल जाती है। वो बड़े लोगों और ऊंचे अफसरों के साथ उठना बैठना शुरू कर देती है, यहाँ तक कि अपने गरीब शौहर से हाथ मिलाना भी गवारा नहीं करती। वो अपनी हर जरूरत उन्हीं लोगों से पूरी करवाती है और बदले में उनकी हिस्स भी मिटाती है। गरीब शौहर ने फिर एक दिन ऐसा काम कर डाला जो इस रहती दुनिया में हर इंसान के लिए इबरत बन गया। एक बेवफा डीएसपी बीवी का सच्चा वाकया। वो शौहर जिसने अपनी दिन रात की मेहनत सिर्फ बीवी की पढ़ाई और कामयाबी पर लगा दी, मगर जब बीवी अफसर बनी तो उसने अपने ओहदे का गलत फायदा उठाया और इसी शौहर को पहचानने से भी इनकार कर दिया। रिश्तों की कड़वी सच्चाई। प्रशांत रिक्शा चलाता था, जिसकी उम्र तकरीबन 27 साल रही होगी। वो रिक्शा चलाकर ही अपने घर का गुजारा करता था। एक दिन की बात है, शहर की तंग गलियों से गुजरते हुए प्रशांत अपने रिक्शे में बैठे मुसाफिरों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने में मशगूल था। यही इसकी जिंदगी थी, दिन रात की मेहनत और ईमानदारी से भरी हुई जिंदगी। वो दिन भर रिक्शा चलाता और घर का खर्च पूरा करता, लेकिन आज का दिन इसके लिए किसी इम्तिहान से कम न था। जैसे ही वो एक चौक पर पहुंचा, एक ट्रैफिक पुलिस वाला प्रकाश यादव ने इसे इशारे से रोक लिया। प्रकाश के चेहरे पर सख्तगी साफ झलक रही थी। रिक्शा साइड में लगाओ, उसे हुक्म दिया तो प्रशांत ने फौरन रिक्शा रोक दिया और पूछा, क्या बात है साहिब, कोई गलती हो गई क्या? प्रकाश ने आंखें तब्दील की, तुमने ट्रैफिक मुहे की खिलाफ वर्जी की है, जुर्माना देना पड़ेगा। तो प्रशांत हैरान रह गया, इसे यकीन ही नहीं हुआ कि इसने कोई कानून तोड़ा है। वो नरमी से बोला, मगर मैंने तो कोई गलती नहीं की, अब बताइए मैंने क्या गलत किया? प्रशांत ठंडी नजरों से इसकी तरफ देखा और धमकाते हुए कहा, बहस मत करो, आ तो जुर्माना भरो और फिर थाने चिल्लू। थाने का नाम सुनकर प्रशांत चेहरे पर एक हल्की मुस्कान उग उसे महसूस हुआ कि किस्मत ने इसे एक दिलचस्प मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। वो पीछे से बोला, ठीक है, मुझे थाने ले चलिए। कांस्टेबल प्रकाश को लगा कि ये आदमी नादानी कर रहा है। आमतौर पर लोग पुलिस का नाम सुनकर डर जाते हैं, मगर ये शख्स तो खुद ही थाने चलने को तैयार था। प्रशांत ने इसे रिक्शा किनारे लगाने का हुक्म दिया और अपने साथी के साथ इसे थाने ले गया, जहां प्रशांत को लाया गया। वहां 2 दिन पहले ही इसकी बीवी सिमरद्दी शर्मा की डीएसपी की पोस्ट पर तैनाती हुई थी। सिमरद्दी को इस मकाम तक पहुंचाने के लिए प्रशांत ने दिन रात मेहनत की थी। अपनी पढ़ाई छोड़कर उसने सिमरद्दी को पढ़ाया, सहारा दिया ताकि वो एक दिन बड़ी अफसर बने। जैसे ही प्रशांत थाने के अंदर पहुंचा, इसे एक कुर्सी पर बैठने का इशारा किया गया। पास के केबिन में डीएसपी सिमरद्दी किसी से फोन पर सख्त लहजे में बात कर रही थी। देखो, मेरी पोस्टिंग यहाँ हुई है, इसका ये मतलब नहीं कि तुम मेरे नाम का गलत इस्तेमाल करो। मैं अपने ओहदे की इज्जत करना जानती हूँ और उगे से मुझसे ऐसी उम्मीद मत रखना। प्रशांत ने जब अपनी बीवी की आवाज सुनी तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उग। से पूरा यकीन था कि जब वो सुनेगी कि इसका शौहर गुनाह पकड़ लिया गया है तो वो जरूर उसकी मदद करेगी। सिमरद्दी ने फोन काटा और अपने दफ्तर से बाहर अलिफ कर सख्त आवाज में पूछा, किसी को और क्यों पकड़ा है कांस्टेबल? प्रकाश ने जवाब दिया, मैडम, इस आदमी ने ट्रैफिक कानून तोड़े हैं और जुर्माना भरने से मना कर रहा है। सिमरद्दी की नजर जब प्रशांत पर पड़ी तो एक लम्हे के लिए वो ठिठक गए, लेकिन अगले ही पल उसने अपनी आंखें फेर ली और चेहरे पर सख्त लहजा लाकर बोली, अगर ये जुर्माना नहीं देना चाहता तो उसका रिक्शा जब्त कर लो और इसे यहाँ से निकाल दो। प्रशांत को अपनी बीवी के मुंह से ये अल्फाज सुनकर गहरा सदमा पहुंचा। उसने सोचा था कि सिमरद्दी उसकी सच्चाई समझेगी और उसका साथ देगी, मगर यहाँ तो उल्टा हो रहा था। सिमरद्दी, तुम वाकई ऐसा कह रही हो? प्रशांत के होंठ सूख गए और उसकी आंखों में एक टीसी उठी। यही वो औरत थी जिसके ख्वाबों के लिए इसने अपनी खुशियों को पीछे छोड़ दिया था, जो कभी कहती थी, बस एक बार मुझे अच्छी नौकरी मिल जाए फिर तुम्हें मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज वही उसके संघर्ष को रौंद रही थी। थाने में मौजूद तमाम लोग ये मंजर देख रहे थे। कुछ पुलिस वाले एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे, जैसे ये सब उनके लिए कोई तमाशा हो, पर यशवंत के चेहरे पर मायूसी छा गई। इसकी आंखें तो सूखी थीं, मगर इसका दिल अंदर ही अंदर रो रहा था। उसने बना कुछ कहे थाने से बाहर कदम बढ़ाया। इसका रिक्शा जब्त कर लिया गया था। वो धीरे धीरे सड़क की तरफ बढ़ा। उसके कदम भारी थे। सड़क पर चलते हुए इसके जहन में बीते हुए दिन घूम रहे थे। कैसे इसने सिमरद्दी की शादी के बाद भी इसे पढ़ाने की कोशिशें जारी रखीं, कि कैसे इसने हर दिन अपनी जरूरतों को गिरवी रखकर इसकी किताबें खरीदें, कैसे रात रात भर मेहनत करके इसे इस मकाम तक पहुंचाया
और आज इसी ने इसे पहचानने से इनकार कर दिया। रात का अंधेरा गहरा होता जा रहा था। ठंडी हवा की लहरों में प्रशांत भारी कदमों से अपने घर की तरफ जा रहा था। दिल में हजारों सवाल थे, आंखों में मायूसी थी और जहन में एक अजीब सा दर्द। जिस बीवी के लिए इसने अपनी पूरी जिंदगी संघर्ष में बता दी, वही आज इसे पहचानने से इनकार कर गई। थका हारा वो अपने घर पहुंचा। दरवाजा खोलते ही इसके मां शामिला देवी ने फिक्र भरी निगाहों से इसकी तरफ देखा। बेटा, इतनी देर कहाँ लगा दी? सब ठीक तो है? मां ने पूछा। प्रशांत ने गहरी सांस ली, फिर धीमी और टूटी हुई आवाज में बोला, मां, सिमरद्दी बहुत बदल गई है। इसने मुझे पहचानने तक से इनकार कर दिया, ऊपर से मेरा रिक्शा भी जब्त करवा दिया। जिस रिक्शे को चलाकर मैंने इसे डीएसपी बनाया, इसी को मुझसे छीन लिया। मां के चेहरे पर दर्द और गुस्से का मिला जला रंग साफ नजर अलिफ रहा था। लगा वो अपनी चौड़ीदार उंगलियों से माथे को सहलाने लगी। बेटा, तुम्हें जिसके लिए दिन रात में मेहनत करनी पड़ी और आज वही लड़की तुम्हें जलील कर रही है। प्रशांत ने दुखती आंखों से मां की तरफ देखा मगर कुछ ना बोला। घर के एक कोने में बैठा अंशल प्रशांत का 6 साल का बेटा है। दादी के पास खेल रहा था। वो अपनी नन्ही हथेलियों से दादी की गोद में खेलता रहता था। असल में अंशल को अपनी मां से ज्यादा दादी के साथ रहने की आदत थी। सिमरद्दी हमेशा अपने करियर और पढ़ाई में मशगूल रहती थी, इसलिए मां का प्यार उसे कभी ठीक से मिला ही नहीं। उधर तो ने इतना सब कुछ किया मगर इस औरत ने तेरा एहतराम करना तो दूर, अब तुझे गरीब और कमजोर समझने लगी है। सिमरद्दी को पूरा यकीन था कि प्रशांत कोर्ट से कागज बनवा कर रिक्शा छोड़वाने जरूर अलिफेगा, मगर जब पूरा दिन बीत गया और वो नहीं आया अलिफ, तो सिमरद्दी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। इसे हो किया गया है, किया ये समझता है कि मैं खुद जाकर इसका रिक्शा वापस कर दूंगी। इसने मन ही मन सोचा। गुस्से में भरी हुई सिमरद्दी सीधा शिवपुरी कॉलोनी में अपने घर पहुंची। दरवाजा जोर से खोला और अंदर घुसते ही देखा कि शामिला देवी आराम से बैठी हैं और प्रशांत नीचे फर्श पर बैठा है। अंशल खेल रहा था मस्ती में अपनी ही दुनिया में। सिमरद्दी का गुस्सा भड़क उठा। उसने बिना सोचे समझे जोर से कहा, तुम लोगों को बच्चों को संभालना भी नहीं आता क्या? ऐसे बच्चों की परवरिश होती है, अगर इसे कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता? उसकी आवाज सुनकर सब चौंक गए। प्रशांत ने ऊपर देखा। वो हैरान था कि सिमरद्दी को अचानक क्या हो गया। प्रशांत ने नर्म लहजे में कहा, तुम क्या कह रही हो? माँ ने ही इसे पाला है और जितना भी बड़ा हुआ है माँ के प्यार और देखभाल से ही हुआ है। हमें तुमसे सीखने की जरूरत नहीं कि बच्चे कैसे पाले जाते हैं। मगर सिमरद्दी का घमंड इतना बढ़ चुका था कि वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। इसने गुस्से से कहा, और तुम बड़ी अफसर बनकर ये भी नहीं देख पाई कि मैंने कोई कानून नहीं तोड़ा था? सिमरद्दी के चेहरे पर लालच थी मगर उसने अपने घमंड को नहीं छोड़ा। दादी, मुझे मम्मी के पास नहीं जाना, मुझे बाबा और आपके साथ ही रहना है, अंशल बोला। मगर सिमरद्दी ने इसकी कोई बात ना सुनी। इसने जबरदस्ती अंशल को गोद में उठाया और घर से बाहर निकलने लगी। शामिला देवी ने एक गहरी सांस ली और कहा, सिमरद्दी, जब वक्त अलिफेगा तुझे तेरी गलतियों का अफसोस जरूर होगा। प्रशांत बस खड़ा देखता रह गया। उसकी बीवी इसके बेटे को जबरदस्ती अपने साथ ले जा रही थी और वो जानता था कि उसे रोक नहीं सकता। प्रशांत के दिल में एक अजीब सा सन्नाटा था। इसे एहसास था कि सिमरद्दी ने अंशल को जबरन अपने साथ ले जाने का फैसला कर लिया है, मगर वो इसे रोकने की हालत में नहीं था। उसने गहरी सांस ली और सर झुका लिया। ठीक है, अगर तुम यही सही लगता है तुम ऐसा ही करो, प्रशांत ने नर्म लहजे में कहा, मगर उसकी आवाज में एक गहरा दर्द छुपा हुआ था। मगर 6 साल का अंशल अपने अबू और दादी को छोड़कर जाने को तैयार नहीं था। इसकी मासूम आंखें आंसुओं से भर आई। वो अपनी छोटी उंगली से दादी की तरफ इशारा करते हुए बार बार कहने लगा, दादी, मुझे मम्मी के पास नहीं जाना, मैं बाबा और आपके साथ ही रहना चाहता हूँ। सिमरद्दी का चेहरा सख्त था। उसने गुस्से में अंशल का हाथ पकड़कर खींच लिया और झड़कते हुए कहा, बहुत ज्यादा जिद करने लगे हो, चलो मेरे साथ। बच्चे के रोने और मना करने के बावजूद सिमरद्दी इसे अपने साथ सधा अपार्टमेंट ले गई, जहां इसका सरकारी क्वार्टर था। अंशल बंद कमरे में था जहां इसे वो मोहब्बत और अपनापन नहीं मिल रहा था जो उसे अपने बाप और दादी के साथ मिलता था। सिमरद्दी के इस कदम की खबर जब इसके माँ बाप शर्मा और माया शर्मा को मिली तो वो बेहद नाराज हो गए। बेटी, तुमने ये सही नहीं किया, बाप ने फोन पर पूछा। मगर सिमरद्दी, जो अब डीएसपी की कुर्सी पर बैठ चुकी थी, इसे अपने ओहदे का घमंड हो चुका था। उसने बेरुखी से जवाब दिया, मुझे किसी से कोई रिश्ता नहीं रखना, मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके
से जीऊंगी। इसकी मां ने समझाने की कोशिश की, प्रशांत ने तुझे पढ़ाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी और आज तो उसी को ठुकरा रही है। ये घमंड तेरा सब कुछ छीन लेगा। मगर सिमरद्दी ने गुस्से में फोन काट दिया। इसके माँ बाप को बहुत दुख हुआ और उन्होंने इससे हमेशा के लिए दूरी बना ली। उधर राकेश शर्मा जो सिमरद्दी का भाई था, उसने भी अपनी बहन को समझाने की कोशिश की। दीदी, तुम जो कर रही हो वो गलत है। प्रशांत ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है और अब तुम इसी को ठुकरा रही हो। एक दिन तुम्हें पछताना पड़ेगा। मगर सिमरद्दी के सर पर अभी घमंड सवार था। उसने अपने भाई को भी झड़कते हुए कहा, मुझे किसी की जरूरत नहीं। तुम सब लोग अपनी जिंदगी में खुश रहो और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। शामिला देवी और प्रशांत कुछ ऐसा ढूंढ रहे थे जिससे घर को चलाया जा सके और ढूंढते ढूंढते उनकी नजर संदूक के सबसे निचले हिस्से में रखे हुए पुराने कागज पर पड़ी। उन्होंने इसे निकाला और गौर से देखा। बेटा, ये एक जमीन का दस्तावेज है और ये जमीन हमारे नाम पर ही दर्ज है। प्रशांत चौंक गया। इसने पढ़ते हुए कहा, ये जमीन इस इलाके में है। माँ, ये तो अब एक महंगा इलाका बन चुका है। ये जमीन अब करोड़ों की हो चुकी होगी। ये सुनकर शामिला देवी की आंखों में एक उम्मीद के किरण जाग उठी। अगले ही दिन प्रशांत ने जमीन की कीमत पता करने के लिए एक प्रॉपर्टी एजेंट से राब्ता किया। जब एजेंट ने इसे जमीन की मौजूदा कीमत बताई तो वो हैरान रह गया। वो जमीन करोड़ों में बिक सकती थी। वक्त जाय किए बगैर उन्होंने मुकम्मल कानूनी तरीकाकार पूरा किया और जमीन को बेच दिया। चंद ही हफ्तों में प्रशांत के अकाउंट में करोड़ों रुपए अलिफ चुके थे। अब पैसों की कोई कमी न थी। प्रशांत ने एक बड़ा और सुंदर घर खरीदा जिसमें इसकी माँ और बेटा आराम से रह सके। ये घर इस पुराने घर से कहीं बड़ा था जहाँ पे पहले रहते थे। मुश्किलें दूर हो चुकी थीं तो प्रशांत ने एक और अहम फैसला लिया, अपनी पढ़ाई पूरी करने का। वो पढ़ाई में हमेशा होशियार था मगर सिमरद्दी की पढ़ाई के लिए इसने अपनी तालीम बीच में ही छोड़ दी थी। मगर अब उसे रोकने वाला कोई नहीं था। अब मैं फिर से पढ़ाई करूंगा और एक अच्छी नौकरी हासिल करूंगा, इसे अपने आप में विश्वास से कहा। शामिला देवी ने इसे दुआएं दी। बिल्कुल बेटा, तेरी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी। उधर शामिला देवी ने भी एक कदम उठाया। उन्होंने घर में ही अचार और पापड़ बनाने का बिजनेस शुरू कर दिया। इसके लिए उन्होंने अपनी पुरानी जान पहचान नैना यादव जो उनशल की पुरानी मीड को भी अपने काम में शामिल कर लिया। धीरे धीरे उनका बिजनेस बढ़ने लगा और उनकी मेहनत रंग लाने लगी। पर यशवंत दिन रात पढ़ाई में जुटा रहा। इसने अपने मकसद पर पूरी तवज्जो दी। लगभग 2 साल बाद उसकी मेहनत रंग लाई और वो एसपी के ओहदे पर तैनात हो गया। ये खबर पूरे इलाके में उग की तरह फैल गई। लोग कहने लगे, एक रिक्शा ड्राइवर अचानक एसपी बन गया। इसने मेहनत और लगन से वो मकाम पा लिया जो नामुमकिन लगता था। टीवी चैनल्स और अखबारों में इसकी कहानी छुपने लगी। पत्रकार उसके घर पहुंचकर उसकी मां से इंटरव्यू लेने लगे। शामिला देवी की आंखों में खुशी के आंसू थे। अपने अपने बेटे को इस मकाम तक पहुंचाने के लिए किया। एक पत्रकार ने पूछा। शामिला देवी मुस्कुराई और बोली, मैंने बस उसे इसकी मेहनत पर भरोसा करना सिखाया, बाकी सब इसने खुद किया। अब जब प्रशांत एसपी बन गया था तो उसने एक दिलचस्प फैसला लिया, अपनी पोस्टिंग इसी इलाके में करवाने का जहां सिमरद्दी की पोस्टिंग थी। अब देखता हूं कि वर्दी का घमंड किसे कहते हैं। इसने मन ही मन सोचा। कुछ ही दिनों में इसने शक्ति भवन जंगपुर में अपनी नई पोस्ट संभाल ली। अब वो पूरे जिले का पुलिस अफसर बन गया था और सिमरद्दी इसी जिले में डीएसपी थी। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता जो कभी अपने घमंड और ताकत पर इतराया करती थी। अब इसकी हालत दिन बदन खराब होती जा रही थी। इस बीच थाने में एक बड़ा आयोजन होने वाला था। एसपी प्रशांत के स्वागत के लिए एक पार्टी रखी गई थी। इससे राय ली गई तो सिमरद्दी ने भी हामी भर दी। ठीक है, पार्टी रख लो, इसने बना किसी भाग के कहा। अगले दिन पार्टी के लिए एक मंच तैयार किया गया था जहां सभी उद्योगकारी भाषण देने वाले थे। सिमरद्दी को भी बुलाया गया था कि वो 2 शब्द कह सके, लेकिन जब वो मंच पर चली तो उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मेरा अंत निश्चित है, ये सोचते ही इसे चक्कर उगा और वहीं गिर पड़ी। हाल में सन्नाटा छा गया। लोग भागकर उसके पास पहुंचे। डीएसपी मैडम बेहोश हो गई। फौरन उसे अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच की और कहा, कमजोरी और मानसिक तनाव की वजह से इनकी ये हालत हुई है। ये सुनकर प्रशांत जो एसपी था हैरान रह गया। एक डीएसपी की हालत ऐसी क्यों हो गई? उसने सोचा। इसे समझ आने लगा था कि शायद सिमरद्दी अब अपने किए पर पछता रही है। अब जिंदगी ने एक चक्कर
पूरा कर लिया था जिसने इसे कभी गिराया था। आज वो खुद नीचे गिरी हुई थी। सिमरद्दी अब सिर्फ एक मौका चाहती थी अपने गुनाहों की मुआफी मांगने का, अपने बेटे को फिर से गिले लगाने का और अपने माजी की गलतियों को सुधारने का। वो पूरी तरह टूट चुकी थी। इसकी आंखों के नीचे गहरे काले धब्बे पड़ चुके थे, चेहरा मुरझाया हुआ था और बाल बिखरे हुए। जो औरत कभी अपने आप पर घमंड करती थी आज अपनी ही जिंदगी से हार चुकी थी। एक दिन वो किसी तरह हिम्मत करके बाजार गई। इसने बहुत दिनों से ठीक से खाना नहीं खाया था, आज भूख से बेहोश होने की हालत में थी। तभी इसकी नजर शामिला देवी पर पड़ी, उसकी सास जो अपनी दुकान के लिए सामान खरीद रही थी। सिमरद्दी का दिल जोर से धड़कने लगा और वो घबराई, मगर फिर भी हिम्मत करके अपनी पुरानी सास के पास गई। आंखों में आंसू भराए इसने कांपती आवाज में कहा, माँ जी अब कैसी हैं? शामिला देवी ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, मगर चश्मा ना पहनने की वजह से उन्हें साफ नजर नहीं। आलिफ कौन हो बेटी? मुझे माँ जी कहकर क्यों बुला रही हो? उन्होंने नरमी से पूछा। सिमरद्दी का गला रौंद गया। वो नीचे झुककर उनके पांव को छूने लगी। माँ जी मैं सिमरद्दी हूँ, आपकी बहू, आपकी गुनहगार। अब शामिला देवी का चेहरा सख्त नहीं था, वो हैरान थी, मगर सिमरद्दी की हालत देखकर उनका दिल पिघल गया। उठो बेटी, उन्होंने कांपते हाथों से इसे उठाया और पहली बार सिमरद्दी को गिले लगा लिया। माँ जी मुझे मेरा उनशल वापस जाइए, मुझे अपनी गलतियां सुधरनी हैं। क्या मैं फिर से आपकी बहू बन सकती हूँ? शामिला देवी की आंखें भर आलिफ उन्होंने सिर्फ इतना कहा, देर कर दी तूने बेटी, अगर दिल सच्चा है तो दरवाजा कभी बंद नहीं होता। इसी शाम सिमरद्दी भी शामिला देवी के साथ घर आई। परेशान ने दरवाजा खोला। वो अपनी साबिका बीवी को सामने देखकर एक लम्हे को रुका। क्यों आई हो? उसकी आवाज में अब गुस्सा नहीं था, सिर्फ थकावट थी। सिमरद्दी ने झुककर कहा, माफ कर दो, परेशान में हार गई हूं, मैंने सब कुछ खो दिया।